Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great। इस वीडियो के अंदर हम BEDSV 101 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस, अगर आपने अभी तक BEDSV 101 के लिए अपना जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज नहीं किया है तो उसको परचेज करने के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट shop.hindustannowledge.com पे। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको ये जो सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे आपको अपना जो सब्जेक्ट कोड्स है BEDSV 101 के आप यूनिट वाइज नोट्स को परचेज कर सकते हो और उसका जो गेस्ट पेपर है आप उसे भी परचेज कर सकते हो। ओके, एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आपकी जो भी लैंग्वेज होगी आप उसके अंदर उसे परचेज कर लेना। ओके, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। लोकतंत्र के सिद्धांतों की यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है कि लोकतंत्र के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं। तो लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता सीधे जनता के हाथ में होती है ना। हम सभी को पता है कि जो लोकतंत्र है वहाँ पे जो सत्ता है वो जनता के हाथों में है। जनता ही अपनी सरकार को चुनती है और सरकार भी जनता की भलाई के लिए ही काम करती है। लोकतंत्र केवल चुनाव करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लोकतंत्र के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत होता है इसमें जनता की सर्वोच्चता होता है, यानी कि जो जनता है, जो भी सत्ता है उसका असली स्रोत जनता के हाथों में है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि सत्ता का असली स्रोत जनता ही है। जनता ही तय करती है कि कौन सरकार चलाएगा और किन नीतियों पर काम होगा। इसमें प्रत्येक नागरिक की राय और मत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला आप लोग समझ गए, लोकतंत्र के अंदर जो जनता है, जनता की सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार भी मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लोकतंत्र में क्या होता है? समानता का अधिकार। तो चाहे कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सभी व्यक्तियों को वोट डालने का और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। इसके अलावा सभी को शिक्षा, न्याय और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो पहला समझ गए आप, जनता की सर्वोच्चता जिसमें कि प्रत्येक नागरिक की राय और उसका मत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, समानता का अधिकार है, यानी कि व्यक्ति को वोट डालने का और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आ जाती है बात स्वतंत्रता की। तो लोकतंत्र में लोगों को अपनी राय, विचार, आचार व्यवहार में स्वतंत्रता होती है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखो, तो इसमें आता है आपका भाषण देने की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जनता बिना डर के सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकती है और मुद्दों को सामने भी रख सकती है। और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण देखो जो बात है वो क्या है कि बहुमत का शासन होता है। वो लोग जो बहुमत में है, ठीक है, उनकी मर्जी चलती है लोकतंत्र में। उसके अलावा फिर वहाँ पे उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक जो समुदाय होंगे उनको संरक्षण इसमें दिया जाएगा। तो लोकतंत्र में फैसले बहुमत के आधार पर किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और भलाई की रक्षा करना भी जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी समूह अन्य पर हावी ना हो और समाज के अंदर संतुलन बना रहे। ठीक है, तो संतुलन बनाने के लिए बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। समान अवसर और न्याय की बात भी होती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसर समान रूप से मिलते हैं। इसके साथ ही कानून जो है वो सभी के लिए समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यदि सरकार जनता की समस्याओं को हल नहीं करती या जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती तो चुनाव में उसे सत्ता से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है कि जो सरकार है आपकी, सरकार कभी भी अराजकता नहीं फैलाएगी। क्यों नहीं फैला पाएगी? क्योंकि वो सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेह सरकार होती है। फिर आप निष्कर्ष में बताएंगे कि लोकतंत्र
केवल चुनाव नहीं बल्कि यह एक प्रणाली है जिसमें नागरिकों के अधिकार, उनकी स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा की जाती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता का उपयोग केवल कुछ लोगों के लिए ना हो बल्कि समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए किया जाए। फिर हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे ना, जहाँ पे आपको सतत विकास के बारे में बताना है और बच्चों के मूल्यों के संवर्धन की विधि आपको बतानी है। तो सतत विकास आप सभी जानते हैं गाइस, एक ऐसा विकास करना जो अभी की पीढ़ी जो है हमारी सारी, उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो, साथ ही साथ जो भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी ज़रूरतों के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करे लेकिन बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में डाले। तो इसका उद्देश्य गाइस केवल आर्थिक वृद्धि करना नहीं होता है। सतत विकास के अंदर और भी चीज़ें हैं जैसे कि पर्यावरण, समाज और मानव जीवन के जो सभी पहलू हैं उनके अंदर संतुलन बना के रखना, ये सतत विकास है। सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभों पर यह आधारित है। सबसे पहला है पर्यावरण का संरक्षण, दूसरा आर्थिक विकास और तीसरा समाज के अंदर समानता। तो उदाहरण के लिए यदि हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पैसे कमा सकें तो आज तो फ़ायदा हो सकता है लेकिन भविष्य में पेड़ों की कमी से क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, है ना। भविष्य में क्या होगा गाइस, जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जानवरों का जीवन संकट में आएगा और जलवायु बदल जाएगी। इसलिए सतत विकास में हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, कचरे को कम करना और ऊर्जा को सुरक्षित रूप से उपयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आपके संसाधन है, ठीक है, जो भी हमारे संसाधन है उन्हीं संसाधनों का एकदम से हमें सही इस्तेमाल करना है। किसी भी प्रकार से आपको संसाधनों का मतलब अंधाधुंध आप प्रयोग नहीं करोगे। कचरे को आपको कम करना है ताकि जितना कचरा कम होगा उतना ही हमारी अर्थ के लिए बेनिफिशियल है। एंड जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखना है और जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन सब का हमें यूज़ करना है। ओके, फिर यहाँ पे है कि बच्चों के मूल्य संवर्धन। तो बच्चों में अच्छे और सकारात्मक दोनों चीज़ें, ठीक है, अच्छे प्लस सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, बच्चों में अच्छे और सकारात्मक मूल्यों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। यह उनके व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी विधियां होती हैं जैसे कि अच्छा उदाहरण दिखाना। तो बच्चे अक्सर गाइस क्या करते हैं, अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और बड़े लोगों को देखकर सीखते हैं। अगर हम खुद ईमानदार, मददगार और जिम्मेदार बनेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे। कहानियों और कथाओं का प्रयोग होता है। तो बच्चों को नैतिक कहानियाँ सुनाना या पढ़ना उनके लिए बहुत असरदार होता है। ठीक है, जो भी आपकी मॉरल वैल्यूज़ वाली जो स्टोरीज़ होती हैं ना, जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज़ हो गई, एनिमल के माध्यम से बच्चों को सुनाना, तो वहाँ से बच्चों में एक नैतिक विकास होगा और उन्हें कहानी से सही और गलत के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सकारात्मक प्रोत्साहन देना इम्पॉर्टेंट है। तो जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करें, इससे बच्चे में अच्छा व्यवहार दोहराने की प्रवृत्ति बढ़ती है। साझेदारी और सहयोग आपको सिखाना है बच्चे को। तो खेल, समूह गतिविधि, इन सब के माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि दूसरों की मदद करना और मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। घर और स्कूल में साफ नियम और अनुशासन होना ज़रूरी है। इससे बच्चे में जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण की भावना विकसित होती है। बच्चों को सही और गलत, ईमानदारी, आदर्श व्यवहार आदि पर सवाल पूछने और सोचने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जिससे कि आप अपने बच्चों में जो है मूल्यों का संवर्धन कर सकते हैं। एंड निष्कर्ष में आप बता देना कि सतत विकास और बच्चों के में मूल्य संवर्धन का विकास आपस में जुड़े हैं। जब बच्चे सकारात्मक मूल्य सीखेंगे तो वो पर्यावरण और समाज के लिए भी जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। यही सतत विकास की दिशा है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में बताना है।
व्यक्तित्व विकारों के प्रकार भी आपको बताने हैं। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के विचार, भावनाओं, व्यवहार और प्रतिक्रिया का एक स्थायी पैटर्न है। यह वह विशेषताएं हैं जो किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती हैं। व्यक्तित्व की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि स्थायित्व होना। तो व्यक्तित्व समय के साथ बहुत बदलता नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार और प्रतिक्रिया अक्सर एक समान रहती हैं। ठीक है, तो जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपका कैरेक्टर है, वो इतनी जल्दी तो नहीं बदल जाएगा, उसमें आपको स्थायित्व देखने के लिए मिलेगा। तो व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब उसमें स्थायित्व होता है, विशिष्टता होती है। तो हर किसी का बिहेवियर गाइज अलग अलग है और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति की भावनाएं और उसकी अभिव्यक्ति शामिल होती है और व्यक्तित्व यह तय करता है कि वो समाज में कैसा व्यवहार करेगा। तो सामाजिक व्यवहार हो गया, व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार व्यवहार बदलने की क्षमता को भी दर्शाता है। व्यक्तित्व बचपन से लेकर वयस्क तक धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व आपका, जैसे आप छोटे से धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, तो आपका व्यक्तित्व गाइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं हो जाएंगी। व्यक्तित्व विकार का मतलब होता है कि कुछ समस्याएं आ जाना। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यवहार सामान्य या अपेक्षित सामाजिक मानकों से असामान्य होता है। ऐसे विकार व्यक्ति के जीवन और संबंधों पर असर डाल सकते हैं। व्यक्तित्व विकार मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटे जाएंगे। समूह ए यानी कि अजीब और विचित्र प्रकार। तो इस समूह में लोग अक्सर अलग, अजीब या सामाजिक रूप से अलग थलग दिखते हैं। ठीक है, जिसमें आपका होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैरानॉइड होते हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं होता, बार बार शक करना। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है ना। और कुछ होते हैं अजीब विचार वाले। तो व्यक्तित्व में आपको कई तरीके के लोगों के व्यक्तित्व में आपको विकार देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरे होते हैं गाइस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भावनाओं में बहुत जल्दी, मतलब व्यवहार में उनके परिवर्तन आ जाता है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि ध्यान आकर्षित करने की तीव्र उनमें इच्छा रहती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक काइंड ऑफ अटेंशन सीकर काइंड ऑफ पीपल होते हैं। और कुछ दूसरों को बेहतर, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं, उन्हें हमेशा प्रशंसा की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग दूसरों की बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, नियमों का उल्लंघन करते हैं, एंटी सोशल जिन्हें हम कहते हैं। नार्सिसिस्टिक हो गए, जो दूसरों से बेहतर समझते हैं। एंड ये है आपका हिस्ट्रीरॉनिक व्यक्तित्व हो गया, बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व हो गया। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि जब आप इसको लिखो तो आपको याद आ जाए कि कौन कौन से व्यक्तित्व के विकार हैं। ठीक है, फिर चिंतित और डरपोक वाले भी हैं, जैसे कि अवॉइडेंट रहते हैं लोग, आलोचना से डरते हैं। डिपेंडेंट हो गए, जो दूसरों पे निर्भर हैं। और ऑब्सेसिव जो होते हैं, दूसरों को लेके कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव हो जाना। और ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या आएगा आपका कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की सोच, उसकी भावना और व्यवहार का स्थायी रूप है। व्यक्तित्व विकार तब उत्पन्न होते हैं जब यह पैटर्न असामान्य हो जाता है और व्यक्ति के जीवन या संबंधों को प्रभावित करता है। समय पर समझ और इलाज से इन विकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन है गाइस मीडिया वाला, कि मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभावों की भी आपको बात करनी है। तो मीडिया क्या है? मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा जानकारी, समाचार, मनोरंजन और विचार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं, इंटरनेट, सोशल मीडिया सारी चीज़ें आ जाती हैं। मीडिया का मुख्य उद्देश्य समाज में सूचना पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना और मनोरंजन प्रदान करना है। आज के समय में मीडिया हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव देखें तो इसमें कई समय की बहुत बर्बादी होती है। ठीक है, सोशल मीडिया, टीवी, इन सब में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है, तनाव, चिंता जैसी मानसिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। और गलत जानकारी बहुत जल्दी, झूठी खबरें यहाँ से फैलती हैं, अफवाहें फैलती हैं। और कुछ ऐसे टीवी कार्यक्रम, वीडियो गेम है, कंटेंट है जो हिंसा, अभद्र भाषा, अश्लीलता जो है दिखाते हैं दुनिया को, जो बच्चों पे, युवाओं पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से लोग असली जीवन में इतना नहीं मिलते जुलते हैं और ऑनलाइन जुड़ाव ज़्यादा उन्हें इम्पॉर्टेंट लगने लगता है। और अत्यधिक टीवी देखना, मोबाइल का, इन सब का उपयोग करने से आँखों पे, शरीर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक बैठने से मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी व्यक्ति को हो जाती हैं। तो मीडिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लेकिन इसका अधिक और अनियंत्रित उपयोग हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमें मीडिया का सही और संतुलित उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद हम और भी वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करेंगे, तो हमारे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। ओके।